नमस्कार, मैं अशोक बहादुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। साथियों, सभी पेंशनकारियों के जो परिवार है उनके हालात मैं जानता हूँ, समझता हूँ। जेब में पैसा बचा नहीं है, घर में अनाज बचा नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल, तगड़ी इलेक्ट्रिक बिल घर में आके पड़े हैं, पानी के बिल आके पड़े हैं और EMI सर पे है। ऐसे हालात में कैसे जिए, एक ही सवाल आपको सताया जा रहा है। लेकिन ये संकट है, बहुत बड़ा संकट है। फिर भी हमको, आपको जिंदा रहना है। जिंदा रहेंगे, बचेंगे तो हर समस्या से लड़ेंगे, बार बार लड़ेंगे। अगर एक पैसा भी जेब में नहीं बचा है, तब भी कोई ऐसे गलत विचार मन में मत आने दीजिए जिसमें खुदकुशी हो या और कुछ भी। बिल्कुल नहीं, ऐसे विचारों को मन में लाना ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी सार्वजनिक कार्यालय के सामने, जैसे पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय, नगर निगम, जिलाधिकारी कार्यालय, ऐसे कार्यालयों के सामने जाकर बैठ जाइए। आने जाने वालों को कहिए कि सर, हम पेंशनर हैं, हमने 30 साल कड़ी मेहनत की है, उसके बावजूद ये केंद्र सरकार हमको हमारे हक का पेंशन नहीं दे रही है, इसलिए आज हम पर इस तरह की नौबत आई है। हम काम करना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से हम या हमारे परिवार को, किसी को काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जिंदा रहना है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। कोई शर्म की बात नहीं है, ये मजबूरी है। ये मजबूरी आप पर प्रधानमंत्री की वजह से आई है। कोरोना उसी ने इस देश में लाया है, जानबूझकर लाया है। इस देश के जो लोग हैं ये बहुत दयालु है। आप अगर उनको आपके हालात बताओगे तो वो जरूर आपको मदद करेंगे, मुझे यकीन है। इस देश पर जब जब संकट आया है तब हमारे देश के देशवासियों ने एक दूसरे को सहारा दिया है, सपोर्ट किया है, आर्थिक मदद की है, देश को खड़ा रखा है, दोबारा खड़ा किया है। हमारे देशवासी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सरकार में जो बैठे लोग हैं, ये जो 2 गुजराती है और उसमें से खास तौर पर जो प्रधानमंत्री है, इस पर मेरा कतई भरोसा नहीं। ये मुंह से बोलता नहीं, हकता है, आए दिन झूठ बोलता है, हर बात झूठ बोलता है। पैदा हुआ तब से इसने शायद एक बात कभी सच कही हो, बिल्कुल नहीं। इसको अगर समझना है तो ये जो बोलता है उसका उलट मीनिंग निकालिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या करने वाला है और ये कैसा इंसान है। मेरा इस पर भरोसा ही नहीं। अभी देखिए, इतने बुरे हालात देश के हैं, इसने ना पेंशनर को पेंशन दिया है, ना मिडिल क्लास, लोअर क्लास को 1 पैसे की राहत दी है। जबकि इसने PM केयर नाम का फ्रॉड अकाउंट बनाया, उसमें कोरोना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। किसको क्या दिया, किसी को कुछ पता नहीं। RTI तो पहले ही खत्म कर दिया। 76 अरब का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, कोरोना को कितनी राहत दी, कोविड-19 के कितने पेशेंट को कितना पैसा दिया, कितने अस्पताल खोले, किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, ऐसी खबरें जरूर है कि कई राज्यों में डॉक्टर्स के पगार नहीं हो रहे, 4-4, 6-6 महीने से बेचारों को वेतन नहीं। तो सारे इन पैसों का इन्होंने किया क्या? अब जब हम पेंशन मांगेंगे तो इनके पास पैसा नहीं है, ये बताएंगे पैसा नहीं है। अब नए नोट छापे जा रहे हैं अपने लिए, सरकार के लिए, लेकिन पेंशनकारियों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। ये MLA खरीद सकते हैं, MP खरीद सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने 500 ऑफिस तैयार कर लिए और 400 निर्माणाधीन है। एक ऑफिस का बजट है 800 करोड़, 1000 करोड़, हजारों करोड़ के 900 कार्यालय बनाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन पेंशनकारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो कोरोना की वजह से अपनी जॉब खो चुके हैं, उनको देने के लिए इनके पास पैसा नहीं। ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। जितना 150 सालों में अंग्रेजों ने इस देश को नहीं लूटा, उससे कहीं गुना ज्यादा इन 2 हरामखोर गुजराती कीड़ों ने इस भारत देश को 6 साल में लूटा है।
इस देश को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ये कोरोना भी इस देश में था नहीं, इन्होंने लाया, जानबूझकर लाया, क्योंकि इनको देश को बर्बाद करना ही था। अगर कोरोना नहीं आता तो ये जो सीए के नाम पर जो आंदोलन चल रहे थे उसके माध्यम से इन्होंने दंगे फसाद करके इस देश को बर्बाद करना था, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया। दुनिया में कोरोना लाया और इन्होंने हवाई जहाज भर भर के अपने देश में कोरोना लेके आए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर जो आदमी बैठा है उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि विदेशों में कोरोना शिखर पर है। ऐसे वक्त में विदेशों से अपने भारतीय लोगों को हमारे देश में लाना रिस्की है। वो कोरोना वाहक हो सकते हैं, लेकिन इसने जानबूझकर लाया, मुफ्त में लाया, हवाई जहाज भर भर के लाया और उनको पूरे देश में घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया। उनकी वजह से कोरोना फैलता गया। लॉकडाउन भी नहीं किया इसने। पहले ट्रम्प का सभा कर लिया, 30,000 लोग अमेरिका से आए, वो भी कोरोना वाहक थे, उनकी वजह से भी कोरोना फैल गया। इसने एमपी की सरकार गिराई, अपनी सरकार बनाई और उसके बाद धीमे से लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन क्या किया, उसका क्या फायदा हुआ, पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है। आज हमारी कोरोना मरीजों की संख्या है 56,51,000 इतनी हमारी कोरोना मरीजों की संख्या है। आज हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वैसे तो हम 1 नंबर पे है, लेकिन झूठे आंकड़े हैं इसलिए हम 3 नंबर पे हैं। तो आज 26,51,000 मरीज हमारे देश में कोरोना बाधित है। तो लॉकडाउन का क्या मतलब निकला है, 1% भी कोरोना नियंत्रण में नहीं आया है। लेकिन इनको इसी तरह से काम करना था। कोरोना लाना भी था, इस देश में फैलाना भी था, लॉकडाउन करना भी था, लेकिन लॉकडाउन को इस तरह से करना था ताकि कोरोना फैलता रहे। इसलिए इन्होंने लॉकडाउन में अनुशासन का पालन नहीं किया। लॉकडाउन का एक ही इनका उद्देश्य था, देश की आर्थिक व्यवस्था खराब करना, यहाँ की उद्योग व्यवसाय बर्बाद करना, लोगों को बर्बाद करना। तो जैसी इनकी सोच थी वैसा ही हो गया। लॉकडाउन की वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एक तरफ कोरोना फैल भी रहा है। अब ये इनकी क्रोनोलॉजी है कि देश बर्बाद रहेगा, लोग बर्बाद हो जाएंगे, तबाह रहेंगे, तो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, वो अपनी समस्याओं में उलझे रहेंगे। ऐसा ही हो रहा है। भारत के पूरे जो लोग हैं वो परेशान है अपनी समस्याओं में, और ये लोग एक एक करके राष्ट्र की संपत्ति बेचे जा रहे हैं। आए दिन एक नया कानून बना रहे हैं अपने हिसाब से। पूरे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट हो, आरबीआई हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, सीबीआई हो, जितने भी महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्थाएं, सब पर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। सब में, सबके ऊपर जो उच्च पद पर लोग हैं वो इन्हीं के लोग हैं। अपने हिसाब से ये सब संस्थाएं चला रहे हैं। पूरा देश इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। खैर साथियों, हम जिस आदमी से उम्मीद कर रहे हैं, इसने आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री ने, और हमको पेंशन मिल जाएगी, इस उम्मीद पर हम जो बैठे हैं, शायद हम समय की बर्बादी कर रहे हैं। ये इंसान एक आश्वासन, जो भी आश्वासन देता है झूठा देता है, जब भी बोलता है झूठ बोलता है। कैसे भरोसा कर ले कि इसने दिया हुआ आश्वासन ये पालन करेगा और पेंशन लागू करेगा। 6 महीने तो उसको भी बीत चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला है। तो ये इंसान बहुत झूठा है, 1 नंबर का झूठा है। इसको पूरी दुनिया में फेंकू के नाम से जाना जाता है। ऐसे झूठे मक्कार इंसान पर हम कैसे भरोसा कर ले। इसका रोम रोम झूठा है, इसका खून झूठा है, इसकी हड्डियों में झूठ भरा पड़ा है, इसके नसों में झूठ भरा पड़ा है। ये सच कभी बोलता ही नहीं, पैदा हुआ तब से शायद एक बार भी ये सच बोला नहीं है। ऐसे इंसान पर भरोसा करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं इंतजार करने में। लेकिन क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे है कि कोरोना की वजह से कोई आंदोलन करने की इजाजत भी नहीं है, कर ही नहीं सकते, हालात ही ऐसे हैं। खैर कोई बात नहीं, समय तो निकल जाएगा। कभी कोई बुरे दिन या संकट बैठा नहीं रहा है, निकल जाएगा। आंदोलन हम जरूर करेंगे एक दिन। लेकिन ये जिस चीज के भूखे हैं ये लोग, वोट के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, वहां भी हमारे पेंशनकारी हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पेंशन नहीं हमको दे रहे तो नो पेंशन नो वोट। जब तक ये लोग पेंशन लागू नहीं करते, इनको वोट नहीं देने, चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है। वैसे भी ईवीएम से होने वाले हर चुनाव पे बहिष्कार डालना है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो हमको वोटिंग करना है, वरना नहीं करना है। ये इन लोगों ने पूरा देश कब्जे में ले रखा है। ईवीएम भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं।
तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझे, कैसा भरोसा कर ले इन पर कि ये लोग हमको सहकार्य करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और पेंशन लागू करेंगे? मुझे नहीं लगता। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, सरकार को घेरना पड़ेगा। सरकार के नाम से हर रोज चिल्लाना शुरू कर दीजिए। खत तो आपने लिखे होंगे या लिखोगे, 25 अगस्त को आप जरूर पोस्ट कर दोगे, लेकिन मैं तो हर व्यक्ति को कहता हूं कि 1 मिनट का 2 मिनट का अपने हालात जो है वो बयां करने वाला एक वीडियो बनाइए और समाज माध्यम पर, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। इस सरकार की छी थू करिए। इन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया है, अरे कोई भीख दे रहे पेंशनकारियों को? सालों हमारा ही पैसा है, 30 साल हमने मेहनत की, हमारा ही पैसा ईपीएफओ के पास पड़ा है, उसका इंटरेस्ट भी 10-20 हजार हमको मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हो। ये कोई पेंशन है? 800, 1000, 1500 भीख दे रहे हो क्या? ये कमीने 5 साल विधायक या सांसद बनकर जाते हैं, पूरी जिंदगी ये लोग पगार भी पाते हैं 5 साल और पूरी जिंदगी पेंशन पाते हैं। ये मर जाते हैं तो इनके परिजनों को मिलता है, परिजनों में कोई नहीं है तो इनके जो करीबी रिश्तेदार है उनको मिलता है, और इनको पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा है। लेकिन पेंशनकारियों को अपनी मेहनत का पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पेंशनकारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बिना मेहनत किए 5 साल वहां बैठ के खुर्चियां तोड़ने वाले को पेंशन मिल सकती है हमारे देश में, तो 30 साल कड़ी मेहनत करके खून पसीना बहाया है जिन लोगों ने, उनको पेंशन के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है? क्यों भीख मांगनी पड़ती है अपने हक के लिए? ये जो 2 गुजराती है बहुत हरामखोर है, सबसे ज्यादा तो ये प्राइम मिनिस्टर। इसको आप जानिए, पहचानिए, समझिए, समय की बर्बादी मत कीजिए और सरकार को घेरना शुरू कर दीजिए, तब जाकर हमको पेंशन मिलेगा, वरना हम इंतजार करते रहेंगे और ये आए दिन नया बहाना बनाते रहेगा। बहाने बनाना, झूठ बोलना, फेंकना, झूठे आश्वासन देना, इसका काम है। उसी के दम पर यह आज प्राइम मिनिस्टर बना है और शायद पता नहीं भविष्य में क्या क्या करेगा। मुझे तो लगता है कि पूरे देश को ये तबाह करके छोड़ेगा। मतलब तबाह तो किया है, और ज्यादा तबाह करके छोड़ेगा। खैर साथियों, टेक केयर, अपने आप को इस संकट से बचाइए, जिंदा रहिए। हम लड़ेंगे, बहुत लड़ेंगे और सरकार से पेंशन लेकर रहेंगे। शुक्रिया।